हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी मुझे एकदम परफेक्टली सुन पा रहे होंगे। वीडियो आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए अगर दोनों चीज़ें परफेक्ट हैं। क्लास की जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे पता है एसबीआई का बैच जो है पिछले 4-5 दिन से रुका हुआ था। कारण उसका यही है, आप सभी जानते हैं मेरा सर्जरी हुआ था, तो थोड़ा सा डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, 2-3 क्लासेस से ज़्यादा लेने के लिए मना किया था। बट जो भी हमने छोड़ा है वो हम कवर करेंगे और इसीलिए आज भी क्लास जो है मैं लगा रहा हूँ और थोड़ा सा ड्यूरेशन भी जो है क्लास का बढ़ाएंगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, ड्यूरेशन हमारा जो है बढ़ता रहेगा, मतलब जो हमने 4-5 दिन 6 दिन लूज किए हैं उसको मेकअप करेंगे। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। बस ये मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपने अभी तक हम यहां पर हैं, जो भी पुरानी क्लासेस हैं उनको बढ़िया तरीके से आपने रिवाइज किया होगा और आप अभी मेरे साथ होंगे। मतलब हमने जो भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं या हमने जो भी टेंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सभी आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होंगे। पहले मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दो, सबसे पहले अगर आप सभी को मेरी आवाज जो है वो क्रिस्टल क्लियर आ रही है, वीडियो एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है, तो सारे के सारे एक बार मुझे कॉन्फर्मेशन दीजिए। एवरीबडी वाई टाइप कर दीजिए इफ माई वॉइस इज परफेक्टली ऑडिबल टू यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं सीधे। देखिए हमने पास में कुछ टेंसेस किए हैं, कुछ प्रेजेंट के किए हैं, कुछ पास के किए हैं। 2 टेंसेस पास के भी बचते हैं कराने के लिए, लेकिन वो तब कराएंगे जब पहले एक बार आज फ्यूचर का जो है थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेने वाले हैं कि क्या होता है। कारण क्या है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो हम पढ़ेंगे पास्ट में उससे भी लेना देना है, और 2-3 चीजें जो है कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं जो वहां पर काम आएंगी, उसका हम पहले यहां पर सीख लेंगे एक बार, ताकि हमारा लॉजिक जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले इस बात को समझिए और ये याद रखिएगा, जब भी हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा ग्रामर पढ़ने बैठ गए, अरे सारे करेंगे, टेंस करेंगे, फलना करेंगे, लेकिन हमेशा ये याद रखेंगे कि जो पर्पस है, जिस पर्पस से हम क्लास लगा रहे हैं वो पर्पस क्या है। यहां पर हमारा पर्पस है कि एसबीआई में हमारे एग्जामिनेशन में जिस तरीके का लैंग्वेज पूछा जाता है, हमने अपने कंटेंट को उससे रिलेट करना है कि वहां पर किस तरीके के सवाल बनते हैं, और उसके लिए हमें कैसी ग्रामेटिकल वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन की नॉलेज होना जो है वो जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि अगर देखा जाए तो इजीएस्ट ऑफ टेंस अगर जो दूर से देखने पर मालूम पड़ता है वो हमारा फ्यूचर टेंस है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं तो आमतौर पर पाया गया है कि इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। मतलब हम इसको विल और शेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्यूचर टेंस यूजिंग विल और शेल। विल और शेल से हमें पता चल जाता है कि भैया तुम तो क्या हो, फ्यूचर हो। अब हम अगर इस बात को जो किताबों में दिया हुआ है, इस बात को अगर हम सच मान लें, इस बात को अगर हम सच मान लें कि सिर्फ जो फ्यूचर टेंस है वो विल और शेल से दिखाया जा सकता है, या जो फ्यूचर टाइम है उसका रिप्रेजेंटेशन हम विल और शेल से करेंगे, तो हम कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू दुबई टुमारो। आई एम गोइंग टू दुबई टुमारो। जैसे मान लो ये सेंटेंस लिखा है आई एम गोइंग टू दुबई टुमारो। अब आप टेक्निकली देखोगे तो यहां पर ना तो इसमें विल लिखा हुआ है और ना ही इसमें शैल लिखा हुआ है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, या इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है? ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। मैं आपको पहले पढ़ाकर आया हूं, और अगर हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, अगर हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सहारे भी हम जो है फ्यूचर का एक्शन दिखा सकते हैं। ये सेंटेंस भी क्या है? एब्सोल्युटली राइट है। क्या है ये? एब्सोल्युटली राइट है। अब देखो सवाल ये है कि अगर मैं यहां पर आई एम गोइंग टू दुबई टुमारो बोल रहा हूं तो भी ये सही है, और अगर मैं यहां पर आई विल गो टू दुबई टुमारो बोल रहा हूं तो भी ये सही है। ये वाला पार्ट भी सही है, ये वाला पार्ट भी सही है। ये भी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, ये भी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है।
तो समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि यार इसको भी सही मान लेंगे, इसको भी सही मान लेंगे। लेकिन मान लो सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन आती है एग्जामिनेशन में, जो आ चुकी है, कि आपको इन दोनों में से एक को चूज करने के लिए कहा जाता है कि बताओ कि यहां पर ये वाला लगाओगे या फिर वो वाला लगाओगे। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब आपको नहीं पता चलेगा कि वहां पर हमें एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म यूज करना है। मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं, एसबीआई पीओ प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था 4 साल पहले। आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। He says that catch a flight tomorrow and the tickets have been booked well in advance। ये जो है यहां पर कहा जा रहा है, he says that dash catch a flight tomorrow and the tickets have been booked well in advance। ठीक है, तो आप जरा इस बात को समझो। यहां पर मैं अगर आपको ऑप्शंस दूं, ही लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपको यह क्वेश्चन दूं, ही सेज दैट ही डैश कैच अ फ्लाइट टुमारो एंड द टिकट्स हैव बीन बुक्ड वेल इन एडवांस। जब आप इस सेंटेंस को देखोगे, ये एसबीआई पीओ का ही पूछा हुआ सवाल है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब फ्यूचर की बात हो रही है, आप देख रहे हो टुमारो लगा हुआ है, तो आप क्या क्लिक करोगे, आपके दिमाग में आएगा कि चलो फ्यूचर की बात हो रही है तो हम यहां पर विल लगा दें। ठीक है, लेकिन और मान लो कहीं आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट के सहारे भी हम फ्यूचर बता सकते हैं, तो हो सकता है बोथ 1 और 2 आप लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो ये राइट आंसर है इसका और ना ही ये राइट आंसर है इसका। इसका राइट आंसर है ये वाला कि ही सेड दैट ही इज गोइंग टू कैच अ फ्लाइट टुमारो एंड द टिकट्स हैव बीन बुक्ड वेल इन एडवांस। ये जो है इसका राइट आंसर है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है जरा समझना। देखो, फ्यूचर में दो एक्शंस हो सकते हैं, दो तरीके के एक्शंस हो सकते हैं। एक एक्शन ऐसा हो सकता है जो प्री प्लान्ड, और एक एक्शन ऐसा हो सकता है जो इंस्टेंट है या जो एकदम लिया गया है। ठीक है, फ्यूचर के दो तरीके के एक्शंस हो सकते हैं। एक एक्शन ऐसा है जो प्री प्लान्ड है, एक एक्शन ऐसा हो सकता है जो इंस्टेंटली लिया गया है। जब हम पहले से प्लान्ड एक्शंस के बारे में बता रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के सेंटेंस को चाहे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें प्री प्लान्ड सेंटेंस बताना है कि कोई फ्यूचर का प्री प्लान्ड सेंटेंस है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। और यहां पर लिख सकते हैं ही इज गोइंग टू कैच अ फ्लाइट टुमारो एंड द टिकट्स हैव बीन बुक्ड वेल इन एडवांस। अब आप पूछोगे सर ये पता कैसे चल रहा है कि ये प्री प्लान्ड एक्शन है? तो अगर आप देखोगे तो इस सेंटेंस में क्लियर हिंट दिया हुआ है दैट द टिकट्स हैव बीन बुक्ड वेल इन एडवांस, यानी टिकट जो हैं वो पहले से ही बुक की जा चुकी हैं। अगर पहले से ही बुक की जा चुकी हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी क्या होगा, प्लान्ड एक्शन है पहले से। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको इग्नोर करेंगे और इसको राइट आंसर मानेंगे। और मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि यहां पर ये रेफरेंस ना दिया हो, जैसे ये रेफरेंस है, अगर मैं इसको यहां हटा दूं तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो विल भी सही हो जाएगा,
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसने इंस्टेंटली डिसाइड किया हो या पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं रही हो, लेकिन क्योंकि यहां पर रेफरेंस दिया हुआ है तो इस रेफरेंस से हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो है हम बात कर रहे हैं किस एक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस एक्शन की जो पहले से प्लान्ड है, और इसीलिए इज गोइंग टू यहां पर आंसर होना चाहिए। अगर आपको यह क्लियर है तो एक बार मुझे वाई टाइप करके दीजिए कि प्लान्ड एक्शन है, तब हम फ्यूचर एक्शन के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं, इज गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ दिस थिंग इज क्लियर प्लीज गिव अ वाई टू मी एवरीबडी। अब यहां पर ऑप्शन आ जाए, मान लीजिए इस एक बच्चे का सवाल है, ही सेज दैट ही हैज टू कैच अ फ्लाइट टुमारो एंड द टिकट्स हैव बीन बुक्ड वेल इन एडवांस। तो अगर कोई कह रहा है दैट समबडी हैज टू, तो हैज टू क्या दिखाता है, कंपल्शन दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है, मस्ट की तरह होता है ये कुछ कुछ। तो अगर कंपल्शन है या ऑब्लिगेशन है तो जब आप हैज टू लगाते हो तो इसका मतलब है कि शायद उसकी खुद की इच्छा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं है, लेकिन उसको जाना पड़ रहा है। तो यहां पर यह प्लान्ड एक्शन की तरफ इशारा नहीं करता। दिस कैन नॉट बी अ प्लान्ड एक्शन, हालांकि सही हो सकता है बट इट विल सिग्निफाई समथिंग एल्स। फिर यहां पर यह लिखने की जरूरत नहीं। अगर वो कह रहा है ना कि एंड द टिकट्स हैव बीन बुक्ड वेल इन एडवांस, तो इट कैन नॉट बी अ कंपल्शन एंड इट कैन नॉट बी एन ऑब्लिगेशन। ये हमें समझना पड़ेगा। क्या हुआ, ठीक है, कि कंपल्शन नहीं हो सकता, ये ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता, ये हमें समझना पड़ेगा। राज, आई बिलीव यू मस्ट हैव गॉट योर आंसर। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहां पर हैज टू नहीं आएगा। पहली बात तो हमने पहले 10 मिनट में क्या सीख लिया है कि फ्यूचर के एक्शंस जो हैं वो जरूरी नहीं है विल के सहारे ही दिखाए जाएं, या जरूरी नहीं है कि शैल के सहारे ही दिखाए जाएं। फ्यूचर के एक्शंस दिखाने के लिए हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हैं, एंड इन दैट केस द एक्शन कैन बी अ प्री प्लान्ड एक्शन, द एक्शन कैन बी अ प्री प्लान्ड एक्शन। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। आते हैं सेकंड पार्ट पर। अब विल और शैल के अलावा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सहारे हम फ्यूचर के एक्शंस को दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करिए मैंने कहा if he has the ability, if he has the ability, he dash challenge him for the, ठीक है, ये भी दिस पैटर्न हैज ऑल्सो बिन फेच्ड फ्रॉम एसबीआई एग्जामिनेशन। मैं आपको अभी उन चीजों पर फोकस करवा रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए और जहां जो मुझे लगता है कि अभी आपको पता ही नहीं होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इफ ही हैज द एबिलिटी, क्योंकि विल शैल तो हम सबने पढ़ा हुआ है, विल शैल हम अभी भी पढ़ेंगे, अभी हम करेंगे विल शैल को पूरा, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में यह बात फिट करना जरूरी है कि बेटा सिर्फ विल शैल नहीं है दैट रिप्रेजेंट्स फ्यूचर, देयर आर अदर वर्ड्स आल्सो बाय विच वी कैन डेमोन्स्ट्रेट फ्यूचर इवेंट्स। क्लियर है? यह समझ में आना चाहिए। अब यहां पर देखो, इफ ही हैज द एबिलिटी ही डैश चैलेंज हिम फॉर द डुएल। अगर यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, अगर मैं यहां पर ऑप्शंस दे दूं आपको, यहां पर सॉरी ये पूरा लिखना भूल गया, ये एग्जाम का ही सवाल है, नेक्स्ट वीक आएगा, यहां पर नेक्स्ट वीक लिखा हुआ था। इफ ही हैज द एबिलिटी ही डैश चैलेंज हिम फॉर द ड्यूएल नेक्स्ट वीक, कहा जा रहा है। अगर मैं यहां पर ऑप्शंस दूं आपको, तो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? कैन बी ऑप्शन ओवर हियर, विल कैन बी ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है, मे कैन बी ऑप्शन ओवर हियर, शैल कैन बी ऑप्शन ओवर हियर, और आगे और कंफ्यूज करना चाहेंगे तो दे देंगे, ओनली 1 and 2 करके दे देंगे, तो आपके लिए और टिपिकल कर देंगे। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी है तो हम बड़े आसानी से जो है इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? सपोज करो अगर मैं कहता हूं कि आई कैन क्लियर SBI PO एग्जाम। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि आई कैन क्लियर SBI PO एग्जाम, इसका हिंदी है कि मैं SBI PO एग्जाम क्लियर कर सकता हूं।
आप ग्रामर व्रामर साइड में रख दो, 2 मिनट में सोच के देखो कि ये जो इवेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन से टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जरा सोचकर आंसर देना कि मैं एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, ये कौन से इवेंट की, कौन से समय के इवेंट की बात हो रही है, जरा सोच के बताइए एक बार। ऑब्वियस सी बात है, आप जब कहते हैं कि आई कैन क्लियर एसबीआई पीओ एग्जाम, यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इवेंट, कि मैं जब एसबीआई पीओ एग्जाम आएगा तब क्लियर कर लूंगा। तो यहां पर आपको समझना है कि जब हम कैन यूज करते हैं तब भी हम फ्यूचर के इवेंट की बात करते हैं। बस इतना याद रखना चाहिए कि वो जो इवेंट है उसका हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी एबिलिटी से लेना देना होना चाहिए। सेंटेंस में कोई हिंट होना चाहिए जिससे हमें यह पता चले दैट द क्वेश्चन इज अबाउट द एबिलिटी। और इस क्वेश्चन में वो हिंट क्लियर दिया हुआ है कि अगर उसके अंदर क्षमता है, अगर उसके अंदर क्षमता है, तो यहां पर क्षमता दिखाना है। हमने क्षमता दिखाना है कब, फ्यूचर में। तो जब फ्यूचर की क्षमता दिखाते हैं तो ना विल यूज करते, ना शैल यूज करते, ना मे यूज करते, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कैन जो है वो हमारा राइट आंसर रहता है। और हम लिखेंगे इफ ही हैज द एबिलिटी ही कैन चैलेंज हिम फॉर द ड्यूएल। फॉर द ड्यूएल, ड्यूएल का मतलब फाइट। अगर उसमें क्षमता है तो वो उसे चैलेंज कर सकता है फाइट के लिए अगले हफ्ते। तो यहां पर कैन लगेगा। बहुत सारे बच्चों को ये किताब याद करवाती है कि अगर फ्यूचर का टाइम दिया हो तो हमेशा विल लगा देना वहां पर या शैल लगा देना, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ज्यादा प्री प्लान्ड एक्शन। अब अगली बात हमने किसके बारे में की है, अगली बात हमने जो है वो एबिलिटी के बारे में की है। तो अगर फ्यूचर की एबिलिटी दिखानी हो, यानी फ्यूचर में ही होता है ऑब्वियसली बात है इवेंट, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कैन जो है उसका सहारा ले सकते हैं और उसके आधार पर आंसर दे सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब जरा देखें इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, जैसे he predicts that he dash challenge him for a duel. He predicts that, क्या लिख रहा हूं यार मैं, he predicts that he dash challenge him for a duel. He predicts that he dash challenge him for a duel. तो अब he dash challenge him का मतलब क्या है यहां पर, अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं will, shall, third, can, fourth, may, फिफ्थ, 1 and 2, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पर ये ऑप्शन दे दूं कि ही प्रेडिक्ट्स दैट ही डैश चैलेंज हिम फॉर अ ड्यूएल, तो अब आप यहां क्या ऑप्शन लगाओगे, क्योंकि आपने कभी इतना डीप पढ़ा ही नहीं है, आपका एग्जाम आपसे यही पूछ रहा है, लेकिन आप क्या है वही घिसी पिटी बातें पढ़ रहे हो जो किताबों में लिखी हुई है। फिर आप कहते हो कि ग्रामर फंसती नहीं है, फिर आप कहते हो ग्रामर पूछते नहीं है, फिर आप कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसका कारण यह है कि आपका जो ग्रामर का लर्निंग है और जो एग्जाम का लेवल है उसमें बीच में गैप है, उसमें बीच में गैप है। कोई किताब पढ़कर जो मार्केट में अभी अवेलेबल है आप उस गैप को फुलफिल नहीं कर पाओगे। वो दो ही तरीके से फुलफिल हो सकता है, या तो आपके पास एक ऐसा गहरा माहौल क्रिएट हो जहां पर सुबह शाम अंग्रेजी हो, जो होना संभव नहीं है, या फिर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो दी जाए जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए, तभी जो है आप कहीं ना कहीं इसको हासिल कर पाओगे। तो यहां पर देखो, अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखें, जब भी हमें फ्यूचर का प्रेडिक्शन देना हो, फ्यूचर का क्या देना हो, प्रेडिक्शन देना हो, ठीक है, यहां प्रेडिक्शन के लिए एक और वर्ड होता है एजम्पशन, फ्यूचर का एजम्पशन देना हो तो हम वहां पर विल ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विल ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेडिक्शन है, वो डिसाइडेड नहीं है,
वो प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन के लिए हम जो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं उसके लिए विल का प्रयोग करते हैं। और यहां पर राइट आंसर क्या है? विल। और यहां पर विल आ रहा है, उसके पीछे ये जो वर्ड है ना, अगर यहां अज्यूम्स लिखा होता, अगर यहां प्रिडिक्ट्स लिखा ही है यहां पर, तो वहां पर हमें ये बताता है कि ये फ्यूचर को लेकर प्रिडिक्शन किया जा रहा है। और जो आपका विल मॉडल है इसको हम प्रिडिक्शन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिडिक्शन मॉडल बोलते हैं। तो यहां पर आपने देखा होगा ना, ये एस्ट्रो टॉक वगैरह का ऐड आता है, कभी कभी इंग्लिश में भी आता है। तो ये जो भी प्रिडिक्शन करते हैं कि आपकी शादी होगी 2026 में, तो आप देखेंगे जब इंग्लिश में आता है यू विल गेट मैरिड, यू कैन में कुछ नहीं यूज करेंगे, क्या कहेंगे? यू विल गेट मैरिड इन 2026, यू विल गेट मैरिड इन 2028। क्यों? क्योंकि ये 100% बात नहीं है, यहां पर एक जुआ खेला जा रहा है, प्रिडिक्शन किया जा रहा है। आप अगर कभी वेदर फोरकास्ट सुनेंगे तो वहां पर भी विल का बहुत यूज किया जाता है, दैट हैवी विंड्स विल ब्लो इन द डेजर्ट। यानी हैवी विंड जो है वो 100% तो श्योर नहीं है ना, क्योंकि वो तो भविष्य में है, श्योर नहीं हुआ, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोरकास्ट का मतलब ही क्या होता है? प्रेडिक्ट करना होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दीजिए सारे के सारे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होगा कि किताबें कह देती हैं कि विल का और शैल का मीनिंग सेम होता है। अभी मैं इस टॉपिक को टच नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक वर्ब का है, मॉडल चैप्टर का है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि सेम नहीं होता, अलग अलग मीनिंग होता है, इनका मीनिंग अलग अलग होता है। यहां पर हम शैल नहीं लगा पाएंगे, अभी के लिए आपको यही भी समझना है। अब राज का क्वेश्चन है कि सर हम मे भी तो लगाते हैं प्रिडिक्शन के लिए। बेटा हम मे प्रिडिक्शन के लिए नहीं लगाते, मे हम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। किसके लिए लगाते हैं? प्रोबेबिलिटी के लिए। अब प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे प्रेडिक्शन हम क्या करते हैं? प्रेडिक्शन हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो है 2025 में जॉब लग जाएगी, ये प्रेडिक्शन है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक डाइस है, पासा कहते हैं उसको, आप उस डाइस को फेंकते हैं तो वहां पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है फैक्ट्स के आधार पर होती है, जो प्रेडिक्शन होता है वो एजम्पशन के आधार पर होता है। जब हम किसी चीज को प्रोबेबल बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब है प्रेजेंट में हमारे हाथ में कुछ तथ्य हैं जिसपे चांस, प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ नहीं होता, चांस होता है कि आएगा भी नहीं भी आएगा। प्रेडिक्शन का मतलब एक होप है फ्यूचर को लेके, ये हो सकता है। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। और आपको ये कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ना ही मैंने कभी किसी को पढ़ाते भी देखा है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं तो ये आपको बेसिक आइडिया भी दे रहे हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है यहां से, और ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी जो मॉडल्स हैं, जैसे मे का आपके मन में डाउट होगा, शेल का डाउट होगा, तो जब हम ये मॉडल चैप्टर पढ़ेंगे तब जो है हम इसके बारे में बात कर लेंगे। क्लियर है? चलो अभी इतना। अब आते हैं सबसे कॉमन यूज पर। सबसे कॉमन यूज जो हमारा विल का है, हमें पता है कि जब भी हम विल लगाते हैं, इस बात को भी समझना, ये भी बहुत बच्चों को नहीं पता होती, कि अगर आपके दोस्त ने कहा कि यार चल बाहर चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं, तो आपने कहा कि नहीं यार आज नहीं चलते, आई विल कम टुमारो। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये भी एक फैक्ट है। ये फैक्ट नहीं है बेटा, आप खड़े खड़े प्रेडिक्ट कर रहे हो, ये प्रेडिक्शन है आपका कि अरे भैया आज तो नहीं चल पाएंगे, कल चल पाएंगे। क्यों मैं इसको प्रेडिक्शन कह रहा हूं? क्योंकि इसमें 100% श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कल आपकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो दिस इज नॉट अ 100% फैक्ट। यहां पर इसको आप प्रेडिक्शन ही बोलेंगे। यानी आमतौर पर जहां भी हम विल लगाते हैं, अगर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप विल विन दिस इलेक्शन, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं बिना किसी तथ्य के प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि भैया ये इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। तो यहां पर हर सेंटेंस जहां पर आप विल लगाते हैं वो प्रेडिक्शन की बात करता है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है? अब इस विल को शुरू करने से पहले मैं यहां पर 2-3 चीजें टच करना चाहूंगा जो मुझे लगता है सबसे पहले हमें SBI के एग्जाम में टच करनी चाहिए। ठीक है? उसके लिए आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं पहले बता देता हूं। देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि जब हम किसी चीज को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो जनरली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ये मैंने आपको पहली क्लास में ही सिखाया था। जब हम लिखते हैं तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि हम इज, एम और आर यूज कर सकते हैं, और हम ये ध्यान रखें कि आगे जो है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लगाई हुई है। दूसरा तरीका हमारा ये होता है। तीसरा तरीका हमारा क्या होता है?
तीसरा तरीका होता है कि हम सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हैज़ और हैव लिखें और बाद में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगाएं। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। और चौथा तरीका क्या होता है, हम डू और डज यूज करें तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में चिंता करते हैं। सर क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए प्लीज सर, मैं लाइब्रेरी से क्लास करती हूँ तो घर के लिए लेट हो जाती हूँ। बिल्कुल, मेरे पास कुछ और बच्चों का भी रिक्वेस्ट आया था, अगर लगेगा दिवाली के बाद तो इस क्लास का टाइम जो है मैं 1 o'clock कर दूंगा। ठीक है, कितना कर दूंगा, 1 o'clock जो है इसका टाइम कर दूंगा। और भी कुछ बच्चे रेस कर रहे थे, तो अगर एक बार मैं वोट ले लूंगा और 1 o'clock इसका टाइम कर दूंगा। मेरे पास 1 o'clock का स्लॉट अभी फ्री हो चुका है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तुम पढ़ लो दिवाली तक, फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा मोस्ट पॉसिबल आंसर हो पाएगा। इसके अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि हम जब किसी भी चीज को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी जो है वो सिखा चुका हूं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो 3 बजे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 बजे IBPS PO का बैच होता है। ठीक है, अभी उनका मेंस भी एग्जामिनेशन है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। दूसरा तरीका इस बात को समझिएगा, सब हम सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वॉज और वर लिखते हैं, और आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं लगाते, तब भी सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद जब हम हैड लगाते हैं और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, तो भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और इसके अलावा जिस सेंटेंस में भी हम डिड लगा देते हैं, वो सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के भी यही तरीके हैं हमारे पास। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तीसरा देखते हैं जरा और समझते हैं। तीसरे में हमें समझना है कि पास्ट परफेक्ट बड़ा ही आसान है समझने के लिए। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो आपको ये तीनों टेंसेस जो हैं फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जब कुछ लिख रहे हैं और हमें उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कब वो प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट है, कब वो पास्ट का कॉन्टेक्स्ट है, तभी जो है हम बेटर कर पाएंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। क्लियर है तो एक बार वाई दीजिएगा। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां से एक सवाल जरूर आता है, और उस सवाल को जोड़ा जाता है कंडीशनल्स के साथ। किसके साथ, कंडीशनल्स के साथ। और कंडीशनल्स को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल है कि कंडीशनल्स क्या होते हैं। कंडीशनल्स ऐसे वर्ड्स होते, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो जनरली इफ कंजंक्शन के साथ बनते हैं, और ये ऑब्वियसली बात है, जैसे नाम से जाहिर है, ये कंडीशन लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं, और इसके आधार पर जो है ये कंडीशनल्स बनते हैं। कुछ बेसिक कंडीशनल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला कंडीशनल जो होता है उसको हम ओपन कंडीशनल कहते हैं। अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसको, क्या कहते हैं, ओपन कंडीशनल। ओपन कंडीशनल में क्या होता है कि जो आपका इफ क्लॉज होता है उसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखते हैं। इफ ही वर्क्स लेट, आप देख रहे हो किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसको हम ओपन कंडीशनल कहते हैं। अभी यहां का हिस्सा मैं लिखूंगा, लेकिन अभी जरा इस पर ही गौर करते हैं। दूसरा जो हमारा कंडीशनल होता है बेटा, उसको हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड कंडीशनल। क्या कहते हैं, सेमी क्लोज्ड कंडीशनल कहते हैं। अब ये सेमी क्लोज्ड कंडीशनल क्या होता है, सेमी क्लोज्ड कंडीशनल हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। जैसे मैंने कहा इफ ही वर्कड लेट, तो
तो ये क्या हो गया, ये आपका सेमी क्लोज्ड कंडीशनल हो गया। तीसरा कंडीशनल होता है हमारा क्लोज्ड कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल होता है, क्लोज्ड कंडीशनल। अब क्लोज्ड कंडीशनल क्या होता है, क्लोज्ड कंडीशनल वो कंडीशनल है जहां पर हम हमारा जो इफ क्लॉज है उसको हम परफेक्ट में लिखते हैं। जैसे देखिए, इफ ही हैड वर्कड लेट, इफ ही हैड वर्कड लेट, ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप गौर से देखोगे और अगर आप इसको समझोगे तो देखो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, है ना। यहां पर देखो क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट हैड और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। हालांकि ये जो तरीके हैं इनके सहारे भी ये बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं कि ये तीनों अलग अलग पार्ट्स में लिखे हुए हैं। अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है कि जब मैंने ये इफ क्लॉज को लिख दिया प्रेजेंट में, तो यहां पर इफ ही वर्क्स लेट, यहां पर मैं लिखूं ही डैश मिस द बस, ही डैश मिस द बस। इफ ही वर्क्स लेट ही डैश मिस द बस। यहां पर भी लिख दूं ही डैश मिस द बस। तो हमें यह याद रखना है कि जब हम ओपन कंडीशनल यूज करें, ओपन कंडीशनल से मतलब क्या है, इफ को हम प्रेजेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहां पर अगर हम इफ को प्रेजेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, हेलो, हाँ अभी क्लास खत्म होने वाली है, करता हूं कॉल। हाँ हो जाओ। तो इफ को जब हम प्रेजेंट उसमें लिखते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि यहां पर ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको हम किस में लिखते हैं, इसको हम चार तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम यहां पर विल लगा सकते हैं, विल फ्यूचर है, अभी मैं आपको पहले समझा कर रहा हूं, हम कैन भी लगा सकते हैं, कैन भी फ्यूचर के बारे में बता सकता है, हम मे भी लगा सकते हैं और हम यहां पर शैल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें समझना है कि पहला जो हमारा कंडीशनल है उसे ओपन कंडीशनल कहा जाता है। वहां पर इफ क्या होता है, आपका प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाता है, और ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है इसको विल, कैन, मे और शैल के फॉर्म में लिखा जाता है। और हमें यह समझना है कि जब भी हम ओपन कंडीशनल लगाते हैं या जब भी हम ओपन कंडीशनल लिखते हैं तो ये ओपन कंडीशनल, हालांकि हमारा इफ जो है वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा ओपन कंडीशनल होता है वो हमेशा फ्यूचर की बात करता है। कहां की बात करता है, फ्यूचर की। कैसे करता है मैं आपको समझाता हूं। ये जो ओपन कंडीशनल है इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है अगर वो है देर तक काम करेगा, अगर वो है देर तक काम करेगा तो उसकी बस छूट जाएगी, उसकी बस छूट जाएगी। अगर वह है देर तक काम करेगा उसकी बस छूट जाएगी। कब छूटेगी, फ्यूचर में छूटेगी। तो यानी जब हम ओपन कंडीशनल लिखते हैं तो जो टाइम है हमारा वो फ्यूचर टेंस का रहता है। कहां का रहता है, फ्यूचर टेंस का रहता है। और यहीं से लेकर हमारे अच्छे एग्जामिनेशंस में सवाल बनना शुरू हो जाता है। दोबारा समझ लीजिए कि जब हम इफ कंडीशनल को प्रेजेंट में लिखते हैं तो जो समय है हमारा वो फ्यूचर का रहता है। कहां का रहता है, फ्यूचर का रहता है, ठीक है। इफ को जब हम प्रेजेंट में लिखते हैं। अब देखो दूसरे वाले में आ जाओ, जब हम यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं इफ को, जब हम यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो यहां पर हमारे पास ऑब्वियसली बात है, आप अगर सेंटेंस को पास्ट से शुरू करेंगे, मैंने सिखाया भी है, तो आगे पास्ट फॉर्म्स ही आ जाती हैं। तो यहां पर विल की जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्या, विल की पास्ट फॉर्म मिल जाएगी वुड, कैन की पास्ट फॉर्म मिल जाएगी कुड, मे की पास्ट फॉर्म मिल जाएगी माइट, और शैल की पास्ट फॉर्म नहीं, शैल की पास्ट फॉर्म यहां यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी हमारी, वुड, कुड और माइट, वुड, कुड और माइट। यहां पर इस बात को समझिए कि जब हम सेमी क्लोज कंडीशनल लिखते हैं, हालांकि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, लेकिन आपका जो सेमी क्लोज कंडीशनल होता है वो उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है वो प्रेजेंट के बारे में होता है, वर्तमान के बारे में होता है, और अक्सर इसका जो मीनिंग होता है वो इमेजिनरी होता है, अनरियल होता है। कैसे, अगर कोई कहता है कि इफ ही वर्कड लेट
ही वुड मिस द बस, इसका मतलब है अगर उसने देर तक काम किया होता तो उसकी बस मिस हो गई होती, अगर देर तक काम किया होता तो बस मिस हो गई होती। अभी मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुमने देर तक काम किया होता तो तुम्हारी बस मिस हो गई होती। कहां की बात है ये? वर्तमान की तो बात है, लेकिन क्या तुमने देर तक काम किया? नहीं। क्या तुम्हारी बस मिस हुई? नहीं। यानी मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? इमेजिनेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इमेजिनेशन कर रहा हूं। तो यहां पर आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। आ जाते हैं तीसरे वाले पर। जब आप तीसरा सेंटेंस देखेंगे जहां पर आपका ये पास में लिखा हुआ है, तो आप जब यहां पर कहेंगे ही डैश द बस, तो आपको याद रखना है क्लोज कंडीशनल में जो ये पास्ट फॉर्म्स हैं आपने लगाई हुई, ये तो आपने लगानी ही है। जैसे कि वुड है, जैसे कि कुड है, जैसे कि माइट है, ये तो देखो लगेंगे ही लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इसके बाद आपको हैव लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है। हैव लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है। तो आप कहेंगे कि इफ ही हैड वर्क लेट ही वुड हैव मिस्ड द बस। इफ ही हैड वर्क लेट ही वुड हैव मिस्ड द बस। अब यहां पर कुड हैव मिस्ड भी हो सकता है, माइट हैव मिस्ड भी हो सकता है। ये जो क्लोज कंडीशनल होता है जिसमें आपका इफ जो है पास्ट परफेक्ट में लिखा होता है, आपको समझना है ये बात हमेशा कौन से टाइम की करता है? पास्ट टाइम की करता है। कहां की करता है? पास्ट टाइम की। यहां पर इसका मतलब पता है क्या है? अगर उसने तब लेट तक काम किया होता, मान लो कह रहा है पिछले हफ्ते, अगर उसने तब लेट तक काम किया होता तो उसकी बस मिस हो गई होती। कब? पास में। लेट तक काम किया होता कब? पास में। बस कब मिस होती? कब? पास में। तो अगर उसने लेट तक काम किया होता तो उसकी बस जो है वो मिस हो गई होती। तो यहां पर जो है हम इसको किस में लिखेंगे? पास्ट फॉर्म्स में जो है वो हम लिखने वाले हैं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो एक बार CL जो है वो टाइप करके दे दीजिए कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फ्यूचर की बात करता है, ये प्रेजेंट की बात करता है, और ये जो है आपका किसकी बात करता है? ये जो है आपकी पास्ट की बात करता है। क्लियर है? तो एक बार CL दे दीजिए। चलिए, अब अगर ये बात आपको क्लियर है तो यहां पर देखिए मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि मैं ये क्यों सिखा रहा हूं आपको। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। इफ द गवर्नमेंट द डील these companies dash less taxes। ठीक है। इफ द गवर्नमेंट डैश द डील, सॉरी पूरा नहीं लिखा मैंने, इफ द गवर्नमेंट डैश द डील नेक्स्ट वीक दीज कंपनीज डैश लेस टैक्सेस। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं चलिए, ये जो है आपके सामने सेंटेंस मान लीजिए एग्जाम में आ जाए और मैंने आपको ये पढ़ाया ना हो, या जो पिछले पेज पर मैंने आपको सिखाया है मैंने आपको ना सिखाया हो, तो आप किसी किताब से पढ़कर गए हो या कहीं आपने ऊपरी तौर पर ही पढ़ा हो, तो पता है क्या समस्या आएगी आपको? आप देखोगे फॉर्मूला
और जब आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि आपको पता है कि पहला हिस्सा प्रेजेंट में होता है तो ये फ्यूचर में विल में होता है, सही है। पास्ट में होता है तो ये वुड में होता है, ये भी सही है। परफेक्ट में होता है तो ये वुड हैव थर्ड फॉर्म होता है। ये तीनों सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं, ये जो तीनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तीनों के तीनों ही ग्रामेटिकली सही हैं। अब आपने मतलब तो समझा नहीं है, आप क्या करके गए, आप फॉर्मूला याद करके गए। 90% बच्चे ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि यहां पर ये आएगा, यहां पर ये आएगा, यहां पर ये आएगा, मीनिंग समझते नहीं है। और हम जिस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं वहां पर हमें क्रिटिकल नॉलेज की जरूरत है। तो जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो इनको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ऑथोराइज नहीं आ सकता, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, एस लगाना चाहिए था। और अगर फर्स्ट फॉर्म मान भी लें तो वुड नहीं आ सकता, ये फॉर्मूला ही गलत है। ये भी फॉर्मूला गलत है, पास का सेकंड लगाया, वे लगा। लेकिन इन तीनों के तो फॉर्मूले सही हैं। तो हम अब कंफ्यूज हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि हमने लॉजिक नहीं लगाया। इसीलिए जरूरत है लॉजिक को समझने की। और यहां पर मैंने लॉजिक लगाया है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक कहां का एक्शन है? नेक्स्ट वीक है फ्यूचर का एक्शन। कहां का एक्शन है? फ्यूचर का ये एक्शन है। और हम जानते हैं कि अगर हमारा एक्शन फ्यूचर का होता है तो वो ओपन कंडीशनल में लिखा जाता है। जैसे ही हम इस नेक्स्ट वीक को देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो राइट आंसर है वो फर्स्ट पार्ट जो है, जो पहला हिस्सा है, वो हमारा राइट आंसर है। और ये बिना कॉन्सेप्ट को समझे सीखा ही नहीं जा सकता। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विदाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट। आई होप आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। टाइम हमें बता रहा है कि हम क्या वहां पर लगाने वाले हैं। क्लियर है? तो एक बार CL टाइप करके दीजिए सारे के सारे। चलिए उसी तरह से एक क्वेश्चन और लिखते हैं, और मैं इस बार आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आंसर दें। मैंने कहा scarcely if the teacher attention to these students in the last semester, they dash history. चलिए चलिए अब मान लीजिए, अब राज आई एम कमिंग टू दिस क्वेश्चन, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, यू विल गेट योर आंसर। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल फाइंड कि यहां पर मैंने माहौल को बदला है। स्कार्सली इफ द टीचर डैश अटेंशन टू दीज स्टूडेंट्स इन द लास्ट सेमेस्टर दे डैश हिस्ट्री। अब यहां पर फिर अगर आप सिर्फ रूल बुक में बैठे हुए हैं तो रूल बुक के हिसाब से तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे ही फॉर्मूले मैच कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें रूल बुक से काम नहीं करना, हमें समझना है कि आखिर कहने की कोशिश क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर टीचर ने अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान दिया होता तो उन्होंने इतिहास बना दिया होता। ध्यान कब दिया होता? लिखा है इन द लास्ट सेमेस्टर। इन द लास्ट सेमेस्टर ऑब्वियसली इज द पास्ट टाइम।
कहां का टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, ठीक है। तो इफ दिस इज योर पास्ट टाइम, तो इट मीन, देखो मैं देख रहा हूं ज्यादातर बच्चे आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। तो ये जो है पास्ट टाइम है, और हम जानते हैं कि जब हम पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं, तो पास्ट टाइम के बारे में बताने के लिए हम कौन सा कंडीशनल यूज करते हैं, क्लोज्ड कंडीशनल यूज करते हैं। और क्लोज कंडीशनल में ये परफेक्ट में लिखा जाता है, और यहां पर वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है या कुड हैव थर्ड फॉर्म आता है। तो आप जानते हैं कि आप देखेंगे तो ये जो आप दे रहे हो सेकंड आंसर, ये आंसर भी राइट नहीं है। मुझे पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में चाहिए जो यहां लिखा है, ठीक है, और यहां पर मुझे, सॉरी, हाँ, मुझे ये हिस्सा किस में चाहिए, पास्ट परफेक्ट में चाहिए, जो कि यहां लिखा है, और यहां पर मुझे वुड हैव क्रिएटेड चाहिए। ये मेरा जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर है। अब आपको थोड़ी सी बारीकियां पता चल रही होंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं ज्यादातर बच्चे ही गलत आंसर दे रहे हैं। अगर अब क्लियर है आपको कि कैसे टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड कर रहा है कि वहां पर मैं कौन सा फॉर्म यूज करने जा रहा हूं, तो एक बार मुझे वाई टाइप करके दीजिए सारे के सारे। चलिए, ठीक है। अब हम कल की क्लास में इन मुद्दों को और डिटेल में जाएंगे। मैं नेक्स्ट उठा नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि वो समझाने में 20-25 मिनट का टाइम चाहिए, तो अभी नहीं है। कल का जो क्लास है, दिवाली का दिन है, परसों तो क्लास नहीं लगेगा, ये तो श्योर है। कल का क्लास मैं प्लान कर रहा हूं कि लगाऊंगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप उम्मीद करके रखिएगा कि कल का क्लास होगा। हम ऑलरेडी लॉस उठा चुके हैं, तो मैं बाकी किसी बैच का लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन आपका क्लास जरूर लगाऊंगा। तो अगर इसमें कोई टाइम चेंज होता है आपकी क्लास में, जैसे मैं सुबह लगाऊं, छुट्टी होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर दे दूंगा। नहीं तो एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन भेजूंगा, आप उस नोटिफिकेशन को चेक कर लेना। और लगा एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो पैकेज है, जो हमारा प्रिपरेशन पैकेज है एसबीआई का, ये सिर्फ इस क्लास के बारे में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं एक होलसम एफर्ट चाहिए, जहां पर हमें रीडिंग, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मर्ज करना पड़ेगा। और जितना समय हमारे एग्जामिनेशन के लिए है वो काम हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए सुबह 8 बजे जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल का सेशन होता है वो आपके लिए मस्ट है लगाना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया पैसेज देखने के लिए मिलेगा। आप मेंस तक जाएंगे तो 2-2 पैसेजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सारा खेल ही पैसेजेस का रहने वाला है। बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर बनेंगे, वो आपको सुबह एडिटोरियल में सही मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको एमसीक्यूज करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद जो मेन सीखने वाला हिस्सा है वो इस क्लास में चलेगा, और जो 11 बजे वाला सेशन है उसमें क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने हैं, सुपर मॉक्स को रिवाइज करना है, तब जाके जो है आपका हिसाब जो है चलेगा। हाउ कैन लास्ट सेमेस्टर बी इन फ्यूचर, हाउ कैन लास्ट सेमेस्टर आज कैसे फ्यूचर हो सकता है, बताओ, सोचो जरा। लास्ट सेमेस्टर का मतलब क्या होता है, पिछला सेमेस्टर। आखिरी सेमेस्टर मतलब नहीं है, लास्ट सेमेस्टर मतलब पास्ट सेमेस्टर, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच।